तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स से जुड़े कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में। अगर उनको लेकर हम एक हॉरर स्टोरी की बिल्डअप करना चाहें तो इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब स्कैरिएस्ट कैरेक्टर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और उनको हम टॉप 10 से टॉप 1 तक रैंक करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको अगर ऐसे टाइप के कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लीजिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप कभी भी बोर ना हो। तो इस वाली वीडियो में हम जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सब कैरेक्टर के अपीयरेंस या फिर उनके स्टोरियाँ काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, जहां पर उन सभी कैरेक्टर ने हमारे दिलों में या फिर उस टाइम पर जब भी ये कॉमिक बुक्स निकला करती थी तभी बच्चों के दिलों में काफी ज्यादा खौफ बैठा कर दी थी। तो ऐसे में हम इस वीडियो में उन्हीं सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ उन सभी के इतने ज्यादा स्टोरी अर्क भी हो चुके हैं कि आप सभी को ऐसे आप डिटेल्स में जाएं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ही हम इस वीडियो में उन सबको कॉम्प्रेस करके आपको ऐसे एक स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हमने रखा है ब्लेड को, जिसकी मूवी आपने ऑलरेडी देख ही ली होगी, क्योंकि इसकी मूवी ऑलरेडी बना दी गई है। जहां पर ये वाला मूवी हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं कि मार्शल अली इस वाले कैरेक्टर को हमारे एमसीयू में प्ले करने वाले हैं। जहां पर इस वाले कैरेक्टर का थोड़ा सा थीम लिया गया था हमारे वैम्पायर से, लेकिन इसमें इसका ओरिजिन बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया गया था। जहां पर हमें ऐसा दिखाया गया था डे वॉकर के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था, जहां पर डे वॉकर को ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि वैम्पायर्स के ऐसे एक वीकनेस है जहां पर वैम्पायर्स अगर सनलाइट के एक्सपोजर में आए तो उनकी स्किन जल जाएगी। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ या फिर ऐसा टाइप के ही वेरिएंट्स जो होते हैं हमारे वैम्पायर्स के, वो वाले वैम्पायर्स डे लाइट में भी इजीली चल सकते हैं। तो हमारे मार्वल कॉमिक्स में भी हमारे ब्लेड को ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको जैसे कि पहले से पता ही होगा, जैसे कि आप बचपन से हमारे वैम्पायर्स की मूवी देखते ही आ रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि वैम्पायर्स आखिरकार कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो काफी सारे विलेन से जैसे भी उसका पाला पड़ता रहता है इसके आगे के स्टोरी लाइन पर, तो वो भी काफी ज्यादा डार्क और हॉरिफाइंग है। इसके साथ साथ इसका अपीयरेंस इतना तो ज्यादा हॉरिफाइंग नहीं है, क्योंकि ये वाला हमारा एक हीरो ही था, लेकिन इसके विलेन्स और जितने भी इसके साथ हमारे पाला पड़े हैं वो सभी ही काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थे, जिनको देखकर उस टाइम पर और इस टाइम पर भी हमारे जितने भी कॉमिक रीडर्स है उन सबके दिलों में ये वाली स्टोरियाँ थोड़ी सी डरावनी जैसी जगह बनाए हुए है। नंबर 9 पर हमने रखा है ब्रदर वुडू को, जिनको आप बेटर जानते ही होंगे जेरिको ड्रूम के नाम से, क्योंकि यही वाला कैरेक्टर आगे जाकर हमारा ब्रदर वुडू या फिर डॉक्टर वुडू बनता है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी हमारे स्ट्रेंज टेल के 169 इशू पर। आप इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर हमारे कॉमिक बुक्स में अभी तक तो शायद इतना ज्यादा फेमस नहीं है। पर आपको अगर इस वाले कैरेक्टर के बारे में पता है तो बेटर आपको पता ही होगा कि ये वाला कैरेक्टर हमारे न्यू एवेंजर्स में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह ले लिया था। और जब इसने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह लिया था तो उसके बाद ही इसका नाम डॉक्टर वुडू पड़ा हमारे ब्रदर वुडू से। तो इस वाले कैरेक्टर का थोड़ा सा पावर अगर बेस्ड है तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से ही सिमिलर है। और जैसे कि आपको अगर वुडू का मीनिंग नहीं पता तो उसको कहा जाता है, जिसको हम प्योर हिंदी में कहते हैं, तांत्रिक। तो ये भी ऐसे स्पिरिट पोजीशन और इसके स्पिरिट को ऐसे कंट्रोल करने जैसे ही पावर्स थी, तो इससे ही आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे तांत्रिक जैसे कि ज्यादा स्कैरिएस्ट होते हैं, तो ये वाला कैरेक्टर का अपीयरेंस और इसके पावर्स भी इससे ही रिलेटेड थे, तो इसके स्टोरीज भी काफी ज्यादा डार्क हुई करती थी। नंबर 8 पर रखा है हमने घोस्ट राइडर को। जैसे कि हमारा घोस्ट राइडर भी एक हीरो ही था, लेकिन उसके पावर्स और उसके जैसे कि स्टोरी लाइन्स फॉलो की जाती थी, तो ये एक एंटी हीरो की तरह ही हमें दिखाया जाता था। जहां पर हमारा पिछला वाला कैरेक्टर स्पिरिट पोजीशन से थोड़ा सा रिलेटेड था, तो ये उसके साथ साथ हमारे डिमोनिक पोजीशन के रिलेटेड भी था, जिसको पावर्स भी ऐसे ही मिली थी। और इसको अपीयरेंस को देखकर भी अगर कोई फर्स्ट कॉमिक बुक रीडर अगर सामने निकल कर आएगा तो वो इसके अपीयरेंस को ही देखकर ऐसा बोलेगा कि ये एक विलेन ही है। जहाँ पर इसके अपीयरेंस हमारे बच्चों के दिलों में काफी ज्यादा डर तो बिठा रखी है, और साथ ही साथ इसके जैसे ही स्टोरियाँ कंटिन्यू किए जाते थे हमारे कॉमिक बुक्स में, वो भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी, क्योंकि इस हीरो की पावर्स ही थोड़ा ज्यादा बेस्ड था हमारे ह्यूमन के स्पिरिट फीडिंग पर। और जैसे कि हमने इस चीज को हमारे निकोलस केज वाले घोस्ट राइडर की मूवी में ऑलरेडी देख ही रखा था।
और इसके विलन्स के बारे में भी बात करें तो अगर हीरो ही ऐसा टाइप का ही अगर उसके पावर्स बियर करता है तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं इसके विलन्स आखिरकार कितने ज्यादा डिमोनिक और हॉरिफाइंग होंगे। नंबर 7 पर हमने रखा है फ्रैंकेनस्टाइन को, जिसको आप बेटर पहले के मूवीज में और काफी ज्यादा ऐसे हॉरर वाले टीवी शोज में ऑलरेडी देख ही रखा होगा। तो इसी चीज को ही फेमस करने के लिए, यानी कि जब ये चीज फेमस हो रही थी तो अपने मार्वल कॉमिक्स के भी सेल को बढ़ाने के लिए इसी के साथ हमारा क्रॉसओवर एक बार किया गया था, जहां पर इस कैरेक्टर को भी हमारे मार्वल कॉमिक्स में इंक्लूड किया गया था ऐसे बहुत सारे सीरीज में। और इसके काफी ज्यादा ऐसे इंडिविजुअल कॉमिक्स भी निकले थे जो कि मार्वल से ही रिलेटेड थे। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, फ्रैंकेनस्टाइन एक ऐसा टाइप का मॉन्स्टर है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि अमेरिकन्स इसको एक अर्बन लेजेंड की तरह मानते हैं, जहां पर एक बार एक साइंटिस्ट ने एक मरे हुए आदमी को ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको जिंदा कर दिया था। तो ये एक चलता फिरता डेड बॉडी था और इसको ही आप इमेजिन कर आपके बोन काफी ज्यादा ठंडे पड़ रहे होंगे। और इसी चीज के लिए ही आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इसकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा डार्क और कितनी ज्यादा स्कैरी होती होगी। इसी चीज के लिए ही हमने इसे 7 नंबर पर रखा है। नंबर 6 पर हमने रखा है मैन थिंग को, जो कि पूरा का पूरा इंस्पिरेशन था हमारे डीसी के स्वॉर्म थिंग से। और इसके अपीयरेंस और इसके नाम से ही आप थोड़ा सा पता लगा पा रहे होंगे कि ये दोनों कैरेक्टर कितने ज्यादा सिमिलर से होंगे। तो एक बड़े से स्वॉर्म के मॉन्स्टर से ज्यादा क्या ही चीज हम लोगों को डरा सकती है। जैसे कि इस कैरेक्टर को भी ऐसे ही कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर हमें इसकी ओरिजिन भी काफी ज्यादा दर्दनाक सी दिखाई गई थी, जहां पर डॉक्टर टेड सैलिन नाम के एक आदमी को एक बार एक स्वॉम्प में गिर जाता है और नेक्सस उसके मैजिक मिलने के बाद ये एक म्यूटेटेड टाइप स्वॉम्प के मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और इसके स्कैरीनेस को डिफाइन करने के लिए हम इसके स्टोरी लाइन पर भी जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लोग इसके अपीयरेंस को ही देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। नंबर 5 पर मैंने रखा है हमारे अमेरिकन के एक और सुपरनेचुरल अर्बन लेजेंड से, जो कि हमारे मार्वल कॉमिक्स में भी अपीयर हो चुका है, जो कि पूरा का पूरा थीम था हमारे वेयरवुल्फ से, और जिसको मार्वल कॉमिक्स में नाम दिया गया था मैन वुल्फ का। और हम लोगों को डराने के लिए एक 2 पैरों पर चलता हुआ भेड़िए से ज्यादा क्या ही कुछ डरा सकता है, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर भी हमारे मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन के इश्यूज पर अपीयर होता रहता है। क्योंकि आप बेटर जानते ही होंगे हमारे जे जोना जेमिसन के बेटे को, तो यही वाला कैरेक्टर आगे जाकर मैन वुल्फ बनता है और हमारे स्पाइडरमैन का एक बहुत ही बड़ा विलन भी बन जाता है। लेकिन बहुत ही केस में इसको एक एंटी हीरो की तरह ही प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इसके अपीयरेंस, लुक और इसके स्टोरी आर्क को देखकर हमने इस कैरेक्टर को नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4 पर हमने रखा है हमारे ही सभी के चहीते मॉबियस को, जिसकी मूवी ऑलरेडी हम सोनी के जरिए देखने ही वाले हैं, जो कि 6 बार अभी तक डिले हो चुकी है। लेकिन ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। बात करें इसके स्कैरीनेस के बारे में तो एक ड्रैकुला से ज्यादा स्कैरी हो सकता है ए वैम्पायर, जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी अपीयर होता रहता है और रात को निकलकर आपको अगर गले पर काट कर आपकी ब्लड अगर पी जाए तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा। तो ये वाला कैरेक्टर भी एक वैम्पायर से ही काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था और हमारे स्पाइडरमैन कॉमिक्स में अपीयर होने वाला ये काफी बड़ा एंटी हीरो था। और इसकी स्टोरीज भी काफी ज्यादा डार्क हुआ करती थी, क्योंकि ये इन कैरेक्टर में ही काफी ज्यादा डार्क था। नंबर 3 पर हमने रखा है कार्नेज को। तो ये वाला कैरेक्टर भी हमारे मूवीज में अपीयर हो चुका है, यानी कि सोनी के स्पाइडरवर्स में अपीयर हो चुका है। लेकिन PG-13 रेटिंग मिलने के बाद ये वाला कैरेक्टर इतना भी ज्यादा खुल नहीं पाया। जैसे कि हमने कॉमिक बुक्स में इसकी केओस को देखा था, तो उसको देखकर हमने इस 3 पोजीशन पर इसे रखने के लिए काफी ज्यादा मजबूर हो गए थे। क्योंकि आप ही सोचिए, एक साइकोपैथ सीरियल किलर को अगर ऐसी पावर्स मिल जाए तो आखिर वो उन चीजों से उसके माइंड को कितना ज्यादा करप्ट कर सकता है और इन सभी पावर्स का इस्तेमाल करके वो कितना ज्यादा खटिया खड़ी कर सकता है। नंबर 2 पर हमने रखा है नाइटमेयर को, जो कि फास्ट अपीयर हुआ था हमारे स्ट्रेंज टेल के 110 इशू पर और हमारे घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे बड़े विलन की तरह कॉमिक बुक्स में ये पोर्ट्रे किया जाता है। अगर ऐसा एक विलन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और घोस्ट राइडर दोनों को ही टक्कर दे पाता है तो आप इसके स्कैरीनेस को और इसके पावर्स को थोड़ा सा अंदाजा कर पा रहे होंगे। जहाँ पर कॉमिक बुक्स में हमें ऐसा बताया जाता है, हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड पर जो कि नेगेटिव ड्रीम चलती है, उन सभी के पावर्स को ये एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल होता हुआ जाता है। जहाँ पर इसको ऐसा भी माना जाता है कि ड्रीम डायमेंशन का ये बहुत ही बड़ा रूलर है और उसका किंग इसको बताया जाता है।
ऐसे ही करके हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और घोस्ट राइडर तक को इसने स्केयर कर रखा है। तो आप इससे अंदाजा चला ही पा रहे होंगे कि ये हमारे टॉप 10 वाली पोजीशन में 2 पोजीशन पर आखिर कैसे आया। नंबर 1 पर हमने रखा है डीमो गॉब्लिन को। तो जैसे कि आप सभी लोगों को बेटर पता ही होगा कि हमारा ग्रीन गॉब्लिन जैसा कैरेक्टर आखिरकार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी चीज से ही इंस्पिरेशन लेके हमारे हॉब गॉब्लिन को भी हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आगे जाकर स्पाइडरमैन का ही एक और विलेन बन जाता है। तो आगे जाकर वो हमारे हॉब गॉब्लिन से बॉन्ड करता है, क्योंकि जो भी उस टाइम पर हमारा हॉब गॉब्लिन था उसने ये चाहा था कि उसको और भी ज्यादा पावरफुल होना है बदल में उसके सोल देकर। तो ऐसे में उस डीमन ने हमारे हॉब गॉब्लिन के बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था और इसके साथ साथ ही हमारे घोस्ट राइडर से एक मुलाकात होती है, जिस बैटल में हमारा घोस्ट राइडर से ये वाला हॉब गॉब्लिन हार जाता है उसके मिस्टिकल चेन और उसके हेल फायर से। तो तब वो ये चीज रियलाइज करता है कि ऐसे में हमारे सिर्फ डीमन के पावर से उसको पावरफुल नहीं बनाएंगे और इसके साथ साथ उसके हेल फायर को ही लेकर वो हमारा डीमो गॉब्लिन बन जाता है। इसी के साथ साथ हमारे कॉमिक बुक्स में हमारा हॉब गॉब्लिन का सबसे ज्यादा डार्कर वाला पर्सोना हमें दिखाया जाता है, जो कि सच में काफी ज्यादा स्केरी और पावरफुल था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और आपको इसका अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। साथ में ऐसे ही कंटेंट आपको अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को प्यार दिखाते हुए थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।